यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम क्रमशः चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम केवल नाम से ये पेपर चलता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दोनों जगहों का जो परीक्षा तिथियाँ हैं वो घोषित की जा चुकी हैं। लगभग 1 महीने के भीतर ही सभी परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएंगी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 20 तारीख से और 5 अगस्त से जो लिखित परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण एक वृत्ति के रूप में। हमने इसके पहले की क्लास में चर्चा किया था कि वृत्ति क्या है और वृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो वहाँ आपको ये समझाया गया था, ये बताया गया था कि वृत्ति एक व्यवसाय ही होता है, लेकिन जब हम कोई कौशल या प्रशिक्षण अर्जित करके एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को अर्जित करके हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको हम वृत्ति नाम देते हैं और उसकी विशेषताएं भी आपको बताई गई थी, समझाई गई थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। तो आइए आज चर्चा करते हैं शिक्षण एक वृत्ति के रूप में। यानी हमने वृत्ति की अगर बात की थी तो वृत्ति में आपका चिकित्सा आ जाएगा, आपका पत्रकारिता आ जाएगा, वकालत आ जाएगा, तो शिक्षण कार्य आ जाएगा, तो तमाम प्रकार की वृत्तियां, इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो तमाम प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो हमारे समाज में, हमारे देश में विद्यमान हैं। लेकिन जब हम एक शिक्षण को वृत्ति के रूप में मानते हैं तो हमको यहाँ पे चर्चा यही करना है कि शिक्षण को अगर हम वृत्ति मानते हैं तो क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं। उस दिन हम केवल आपको लेक्चर के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया था, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि आप लिख करके थोड़ा बहुत बताया करिए। तो इसीलिए हमने बोर्ड पर इसको थोड़ा बहुत लिख भी दिया है कि आप इतने पॉइंट में ही इसको अगर डिटेल कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट एक टॉपिक हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे बिंदुओं को केंद्र मान करके कोई भी क्वेश्चन हो तो कुछ उसमें से ऐसे हेडिंग को निकाल लीजिए, कुछ ऐसी बातों को निकाल लीजिए जिसको आप डिटेल कर सकें। ऐसी बात हो जिसको आप 4-6 लाइन में लिख सकें, 10 लाइन में लिख सकें, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें से निकाल करके एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर दिए। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो लिखने का जो तरीका होगा वो और बेटर होगा और अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसको जब डिटेल करेंगे तो आप अपने भाषा में आप उसको डिटेल करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो हम चर्चा करेंगे शिक्षण एक वृत्ति के रूप में। वृत्तियाँ कई होती हैं ये भी आपको बताया, लेकिन हमको चर्चा करनी है कि शिक्षण एक वृत्ति के रूप में कैसा होता है। तो अगर हम प्राचीन काल में जाएं, चर्चा प्राचीन काल से ही शुरू होगी, क्योंकि शिक्षण का कार्य आप देखेंगे कि वैदिक कालीन युग में जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ, फिर बौद्ध काल आया, फिर मुस्लिम काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया, आज आधुनिक काल है। तो इन 5 पार्टों में एक एक करके अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हम केवल प्राचीन काल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद आकर के हम आधुनिक काल में चर्चा करेंगे और शिक्षण एक वृत्ति के रूप में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम प्राचीन काल में शिक्षण एक वृत्ति के रूप में चर्चा करें तो वृत्ति का मतलब अगर व्यवसाय है, और व्यवसाय में आपको ये बताया गया कि जिससे हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतें जहाँ से हम पूरा करते हों, जिस काम को करके हम पूरा करते हों, जहाँ से हम धन अर्जित करते हों, जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सके, तो उसी को हमने कहा कि एक व्यवसाय होता है, एक वृत्ति होता है। और व्यवसाय और वृत्ति में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, व्यवसाय बिना किसी विशिष्ट शिक्षा के, बिना किसी कौशल को अर्जित किए, बिना किसी प्रशिक्षण के आप कर सकते हैं, लेकिन वृत्ति जब आप वृत्ति के रूप में उसी को देखेंगे तो वहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का कौशल और विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है वृत्ति और व्यवसाय में। तो जब प्राचीन काल में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये माना जाता था कि शिक्षक जो होता है वो जन्मजात होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। पहला पॉइंट, शिक्षक जो होता है वो जन्मजात होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता है। जो शिक्षक होता था उसका जो पुत्र होता था उसी को फिर से शिक्षक बना दिया जाता था, यानी फिर से शिक्षक हो जाता था। यानी जो वंशानुगत प्रक्रिया थी वो कंटिन्यू जारी थी। शिक्षक का बेटा शिक्षक ही होता था, ये वहाँ फिक्स था।
जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, वो अपने कुटिया पे, अपने आश्रम पे ही शिक्षा की व्यवस्था करते थे, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। अब जब शिक्षा निःशुल्क थी तो उत्तरदायित्व तो उनका भी कोई नहीं था। आज अगर आप आज के समय में देखेंगे तो अगर कहीं पे प्राथमिक की शिक्षा की व्यवस्था या जूनियर कक्षाओं की शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षा की व्यवस्था या उच्च कक्षाओं, यानी किसी भी प्रकार के शिक्षण में अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई, गवर्नमेंट अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाई, गवर्नमेंट अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं कर पाई, गवर्नमेंट अच्छे बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाई। तो आप उनको, जिसको आपने दोषी करार दिया उसी का उत्तरदायित्व है कि वह काम करे। लेकिन प्राचीन काल में किसी का ये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं था कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे। तो वहां पे जो ऋषि मुनि आचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, वो अपनी स्वेच्छा से ही अपने कुटिया पे बच्चों को बुलाते थे और आवासीय वहां व्यवस्था होती थी और वहीं पे वो शिक्षण कार्य करते थे बिना कोई शुल्क लिए। हाँ, शुल्क के रूप में उनको जो दान, शुल्क के रूप में नहीं कह सकते उसको, वहाँ का जो खर्चा था उसको चलाने के लिए जो दान होता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, रियासत के मालिक होते थे, वो कुछ दान करते थे स्वेच्छा से, या जो बच्चे होते थे उनको नज़दीक का जो शहर होता था, नज़दीक का जो गांव होता था, वहाँ पे उनको भेजा जाता था। वो भिक्षाटन करते थे और भिक्षाटन करके जो कुछ भी लाते थे उसी से उस आश्रम का, उस कुटिया का खर्चा चलता था। और इस तरीके से वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो संचालित होती थी। यानी वहाँ पे किसी का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन आज ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये उत्तरदायित्व है कि अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। तो वहां पे अगर हम प्राचीन काल में देखें तो वहां पे शिक्षण को एक वृत्ति नहीं माना जाता था, क्योंकि उससे वो अपना जीविकोपार्जन नहीं करते थे। यानी वो धन कमाने के लिए वो काम नहीं करते थे, वो स्वेच्छा से करते थे कि उनके पास ज्ञान है तो दूसरों को ट्रांसफर कर दें, हस्तांतरण कर दें। आप प्राचीन काल में ये भी देखेंगे जब मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी तो हमारे पास जो कुछ भी है ज्ञान वह दूसरों को हम केवल ट्रांसफर करके दे सकते थे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज आपका पूरा का पूरा ज्ञान कंप्यूटर में, विकिपीडिया में और लाइब्रेरियों में भरा पड़ा हुआ है। यानी हमारे पास अगर ज्ञान है तो हम किसी को ट्रांसफर ना करके कहीं किताब लिख दिए तो उस किताब में वो ज्ञान आ गया और छपैया हो गया उसका, तो मुद्रण की व्यवस्था है तो आज वो कंप्लीट किसी पुस्तकालय में चला गया। लेकिन जब मुद्रण की व्यवस्था ही नहीं थी तो हमारे पास जो ज्ञान है उसको ट्रांसफर करने का केवल एक ही रास्ता था कि हम अपने से जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अपना ज्ञान ट्रांसफर कर दें, हस्तांतरण कर दें। तो वहाँ पे वही होता था, जो ऋषि मुनि और आचार्य जो शिक्षक होते थे उनको जो ज्ञान था वो आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान को ट्रांसफर करना केवल उनका मकसद था, जिससे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा ज्ञान है वो मेंटेन हो और आगे बढ़ता चला जाए। तो ये वहाँ की व्यवस्था थी। वहाँ पे तब शिक्षण को एक वृत्ति के रूप में नहीं माना जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये धन कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने जो ज्ञान है उसको ट्रांसफर करने के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को हस्तांतरण करने के लिए ही केवल शिक्षण कार्य किया जा रहा है। और वह आवासीय व्यवस्था के रूप में जो संचालित होता है, वहाँ का जो खर्चा पानी होता है उस खर्चा पानी को मेंटेन करने के लिए ही जो दान होता था, जो गुरदक्षिणा होता था, जो नज़दीक के शहर और गाँव में बच्चे जाकर के भिक्षाटन करते थे उससे लेकर के जो आते थे उससे उसका खर्चा चलता था, तो वहाँ पे वृत्ति उसको नहीं माना गया। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि शिक्षण कार्य करके हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं, हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं आज हम पूर्ति करते हैं उसी से। पढ़ाने के बदले, सेवा के बदले जो हमको धन मिलता है उसी धन से अपना हम जीविकोपार्जन करते हैं। तो वर्तमान समय में, आधुनिक युग में शिक्षण को एक वृत्ति के रूप में माना गया। वृत्ति इसलिए क्योंकि शिक्षण कार्य करने से पहले हमको एक स्पेशल प्रकार का ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करना होता है और उसके बाद क्लासरूम में जा कर के हम प्रशिक्षण करते हैं। यानी विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कौशल और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करके ही हमें शिक्षण कार्य कर सकते हैं। वर्तमान काल में ये भी आप देखेंगे कि
शिक्षक जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, बल्कि उसको बनाया जा सकता है। एंट्रेंस परीक्षा जो बीएड की आयोजित होती है, उसमें आप देखेंगे कि माइनस नंबर पाने वाला, यानी माइनस में जिसका नंबर होता है, भी उधार है, उसको भी आप देखेंगे कि एडमिशन मिल जाता है, और वह भी बीएड या बीटीसी की डिग्री मार्कशीट लेकर के घूमता है और नौकरी मांगता है। यानी उसके पास अभी नंबर है नहीं, वो उधार है नंबर। अब वो किस प्रकार का शिक्षक बनेगा, लेकिन उसको शिक्षक बनाया जाता है। ये आज का आधुनिक काल का जो परिदृश्य है वो है। यानी शिक्षक जन्मजात नहीं होता, शिक्षक को बनाया जा सकता है, विशिष्ट प्रशिक्षण दे करके उसको हम एक अच्छा शिक्षक बना सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आज अगर हम शिक्षण कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, उससे अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, तो शिक्षण एक वृत्ति के रूप में माना जाएगा। अब अगर शिक्षण एक वृत्ति के रूप में है तो कैसा वृत्ति है, यानी शिक्षण कैसा वृत्ति है, समाज के लोग शिक्षण कार्य को किस नज़रिए से देखते हैं, अब चर्चा इस पे होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले शिक्षण का आधार और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है वो शिक्षक होता है। आज जो आधुनिक प्रणाली है, जब प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है, लेकिन हम यहाँ उस मैनेजमेंट की बात करते हैं। आई.के. डेविस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो होता है वह एक मैनेजर होता है, यानी पूरे शिक्षण कार्य का जो मैनेजमेंट होता है वह एक शिक्षक ही करता है, और उस मैनेजमेंट को करने के बाद उसको क्लासरूम में ले जा करके वह अप्लाई करता है, और फिर उससे प्राप्त रिजल्ट के आधार पे अपने शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को वह नापने का काम करता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा अपनी शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को नापने का काम करता है। यानी जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, वह कौन करता है, एक शिक्षक करता है। तो शिक्षण का जो आधार होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे पत्राचार हो, औपचारिक शिक्षा हो, निरौपचारिक शिक्षा हो, चाहे जिस प्रकार की शिक्षा हो, बिना शिक्षक के वह हो ही नहीं सकता। आज आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे टीचरों से आप ऑनलाइन बैठ करके घर पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि बिना शिक्षक के ही ये ऑनलाइन व्यवस्था पूरी संचालित हो? ऐसा संभव नहीं है। बिना शिक्षक के आप पत्राचार से भी नहीं कुछ पढ़ सकते हैं, या आप दूरस्थ शिक्षा जो होता है उससे भी कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन जो है वो तो है ही है, बिना शिक्षक के चल ही नहीं सकता है। यानी शिक्षक का होना जरूरी है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसमें जो पूरा मैनेजमेंट होता है वह एक शिक्षक करता है, और वह ले जाके अपने क्लास में उसको अप्लाई करके और उसके रिजल्ट को वह देखता है, अपनी शिक्षण की गुणवत्ता को देखता है। किसके आधार पे? बच्चा जो अधिगम करता है उसके आधार पे। अगर बच्चों को अधिगम का लेवल ठीक है तो अपनी शिक्षण की गुणवत्ता उसको अच्छी लगती है। यानी उसने जो शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, सिद्धांत जो भी यूज किए, जो भी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का यूज किया, उसको लगता है, उसको पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है। आगे अगर हम देखें तो शिक्षक है क्या, अगर इस पे हम चर्चा करें कि शिक्षक है क्या, तो हमने आपको उस दिन भी एक कोटेशन टाइप का आपको हमने बताया था कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। भगवान का काम क्या है? देखभाल। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप अपनी प्रकृति को देखिए, एक सिस्टम से ही काम चलता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात जो मौसम आता है वो एक के बाद एक आता है, एक सिस्टम से आता है। तो पूरे सिस्टम को जो चल रहा है उसको चलाने वाला कोई ना कोई है, और जो इस चलने का काम है ये कहा जाता है ईश्वर करता है। ईश्वर हर जगह उपस्थित है, एक दूसरा पहलू है, दूसरा सिद्धांत है। और ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बनाया, ये एक दूसरा सिद्धांत है। उसी प्रकार से जो ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती हैं, यानी ज्ञान की देवी जो सरस्वती हैं, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक शिक्षक बनाया कि शिक्षक जा करके अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र करे, और जो आने वाला हमारा भविष्य है, आने वाला जो कल है, आने वाला जो देश के भविष्य है, उसको वह संवारने सजाने का काम करे। तो शिक्षक की भूमिका जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह देश के आने वाले भविष्य को संवारता है। उसी के हाथ में आने वाला कल होता है, और उसी को संवार करके, सजा करके वह देश को सौंपता है। तो आदर्श शिक्षक ही विद्यार्थी के भविष्य को संवार सकता है। एक आदर्श शिक्षक ही जो विद्यार्थियों की सोच है उसको बदल सकता है, विद्यार्थियों को आगे ले जा सकता है, और उसके भविष्य को वह संवार सकता है एक सकारात्मक सोच के साथ। हमेशा
एक जो आदर्श शिक्षक होता है उसका जो मानसिकता होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मकता उसके अंदर नहीं होती है। यानी कोई भी काम वह सकारात्मक रूप से ही लेकर के वह करता है, नकारात्मकता उसके अंदर कहीं से भी नहीं होती है। अगले पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें, विद्यार्थी देश का भावी नागरिक है, और ये भावी नागरिक जो है वो किसके हाथ में है? एक शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक चाहे तो उसको बनावे, शिक्षक चाहे तो उसको बिगाड़े, लेकिन शिक्षक बनाने के अलावा बिगाड़ने का काम तो करता नहीं है। एक शिक्षक होता ही ऐसा है कि एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा, विद्यार्थी, वो शिक्षक से भी उच्च स्थान हासिल कर सकता है। यानी शिक्षक पढ़ाता है तो कलेक्टर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी ही ये सभी पदों को सुशोभित करते हैं जाकर के। यानी पूरा पूरा भविष्य देश का उस अध्यापक के हाथ में होता है। फिर आगे हम देखें कि ब्रेकर ने कहा है कि सभ्यता की उन्नति शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है। यानी शिक्षक का योग्य होना जरूरी है। जिस प्रकार से शिक्षक योग्य होगा उसी प्रकार से वह अपने विद्यार्थियों के अंदर जो गुण होंगे, जो विशेषताएं होंगे, उसमें वह डेवलप करने का, विकास करने का काम करेगा। अगर एक शिक्षक जो होगा उसके अंदर वह योग्यता नहीं होगी कि वह अपने ज्ञान को किस प्रकार से ट्रांसफ़र करे। हम बार बार आपसे कहते हैं कि शिक्षण का जो कार्य है वो बड़ा ही कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि हमको आता केवल है, तो इससे हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। हम कितने भी तेज हों, बहुत तेज हों, लेकिन उससे हम शिक्षण कार्य कर नहीं सकते हैं। हमको उस ज्ञान को, उस कार्य को इस प्रकार से करना है कि बच्चों को उसको ट्रांसफ़र करना है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो हमने सीखा है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको हम दूसरों तक किस प्रकार से पहुंचावें, ज़रूरी ये है। आना ज़रूरी नहीं है कि कितनी सहजता, सरलता और बोधगम्यता से हम बच्चों तक उस ज्ञान को पहुंचा दें, ये एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। तो अगर किसी टीचर के अंदर इस प्रकार की योग्यताएं नहीं हैं तो वह एक अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता है। उसके बाद शिक्षण एक आदर्श तथा उच्च स्तरीय वृत्ति है, क्योंकि यह आने वाले कल को निर्धारित करती है। शिक्षण एक जो आने वाला कल है वह एक शिक्षक के हाथ में ही होता है। किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो शिक्षक के हाथ में ही होता है। वही डॉक्टर बनाएगा, वही इंजीनियर बनाएगा, वही डीएम बनाएगा, वही वैज्ञानिक बनाएगा, वही पत्रकार बनाएगा, वही नेता बनाएगा, वही विधायक बनाएगा, वही सांसद बनाएगा। मतलब उससे पढ़ करके ही लोग जाएंगे, विभिन्न जो वृत्तियां होती हैं, विभिन्न जो व्यवसाय होते हैं, उसमें जा करके वो काम करेंगे। अगर उनके बुद्धि को इस स्तर तक विकसित किया गया है कि वह अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वह परिवार, वह समाज, वह गांव, वह देश, वह प्रदेश विकसित होगा। क्योंकि जब आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो निश्चित रूप से कोई भी देश तरक्की करता है। लास्ट में एक आदर्श अध्यापक को इस वृत्ति में प्रवेश से पूर्व विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण तथा कार्यानुभव अर्जित करने होते हैं, तभी ज्ञान का हस्तांतरण कर सकता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी अध्यापक होगा तो उस अध्यापक को इस वृत्ति में आने से पहले 2 साल का प्रशिक्षण लेना होगा। जिस प्रकार का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप प्राथमिक बनना चाहते हैं तो डीएलएड करिए, अगर आप माध्यमिक बनना चाहते हैं तो बीएड करिए, उच्च में बनना चाहते हैं तो एमएड करिए, फिर पीएचडी करिए। तो मतलब तमाम सारे जो प्रशिक्षण के बिंदु हैं उसको आप करके अपने इस वृत्ति में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, कार्य करके अनुभव प्राप्त करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको क्लासरूम में जा करके पढ़ाना भी होता है, तो वहाँ कार्यानुभव भी आपको मिलता है, कौशल भी आपको मिलता है, विशिष्ट ज्ञान भी आपको मिलता है। और वह प्राप्त करके आप करते क्या हैं कि फिर एक अच्छे टीचर बन करके आप क्लासरूम में जा करके और आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को आप संवारने का काम करते हैं। तो अगर आप इस वृत्ति को देखें तो यह एक पुनीत कार्य माना जाता है कि आप अगर एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपका जितना सम्मान उस समाज में है उतना किसी भी वृत्ति में कार्य करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता है। और हमने कल ही बताया था आपको कि हर वृत्ति में एक आचार संहिता होती है। उस आचार संहिता यानी एक घेरा होता है, उसके अंदर रह करके ही हमको कार्य करने होते हैं। एक आदर्श शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं ये भी पूछा जाता है, हम आगे की क्लास में ये भी चर्चा करेंगे। और इस शिक्षण की जो वृत्ति है उसको और अच्छा डेवलप करने के लिए आप कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक बार
इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इस तरीके की आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।